स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों संगम अकादमी के YouTube चैनल में। मैं आपको श्रीवास्तव। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जिसमें दो कार्य होंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसके नियम की बात कर लेते हैं कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य होता है तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए दो टेंस का प्रयोग करते हैं, एक पास्ट परफेक्ट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जांपल है, डॉक्टर के आने से पहले। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस वाक्य में दो कार्य हुआ है, एक कार्य है डॉक्टर के आने का और दूसरा कार्य है मरीज के मरने का। दो कार्य हुआ है मतलब दो क्लाज है। बात को समझिए कि दो क्लाजेज है और दो क्लाजेज है तो दो क्लाजेज को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन जरूर आएगा, अर्थात इसमें पहले शब्द जो आया है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। तो सेंटेंस हो गया कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। आइए हम इसके नियम की बात करें तो नियम होता है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी हम आपको बता चुके हैं। तो अब एक हमारे सामने समस्या यह आ जाती है, चुनौती यह आ जाती है कि अब हमें पहचान करके डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है और कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है। तो आइए पढ़ करके समझते हैं। सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज के मरने का कार्य हो चुका था तब डॉक्टर आया था। अर्थात पढ़ने से यह स्पष्ट है कि मरीज के मरने का कार्य यह पहले हुआ है और पहले हुआ है, यह फर्स्ट वर्क है। तो फर्स्ट वर्क वाले क्लास को हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी इसको पास्ट के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है यह सेकेंड वर्क है। तो जो कार्य बाद में समाप्त होगा तो उसको हम पास्ट के इंडेफिनिट में बनाएंगे और पास्ट का इंडेफिनिट भी आपको बताया जा चुका है। तो हमने पहचान कर लिया कि मरीज मर चुका था, यह कार्य पहले हुआ है, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है। और डॉक्टर आया था, यह कार्य बाद में हुआ है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। लेकिन इसके साथ एक और बात भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो जो कंजंक्शन के बाद वाला क्लाज होगा, यानी जो बाद वाला क्लाज होगा, चाहे उसका कार्य पहले हुआ हो चाहे उसका कार्य बाद में हुआ हो, जो बाद वाला क्लाज होगा उसको ट्रांसलेट करके पहले लिखेंगे और जो पहले वाला क्लाज होगा उसको हम ट्रांसलेट करके बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस बात को डिसाइड करें कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जब हमने यह डिसाइड कर लिया कि कौन सा कार्य पहले हुआ है कौन सा कार्य बाद में हुआ है, तो डिसाइड करने के पश्चात जो कंजंक्शन के बाद वाला क्लास होता है, चाहे उसका कार्य पहले हुआ हो चाहे उसका कार्य बाद में हुआ हो, अब इतना आप कॉन्सेप्ट में बना लीजिए कि कार्य पहले हुआ होगा तो पास्ट परफेक्ट में और कार्य बाद में हुआ होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। लेकिन कंजंक्शन के बाद वाले क्लास को पहले लिखना होगा और कंजंक्शन के पहले वाले क्लास को बाद में लिखना होगा। अर्थात जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो मरीज मर चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस में बना करके इसे पहले लिखना है और डॉक्टर आया था इसे पास्ट इंडेफिनिट में बना करके बाद में लिखना है। यह बात स्पष्ट हो गया। आइए एक और भी एग्जांपल को हम समझते हैं।
जैसे सपोज दैट इसी एग्जांपल को हम लिख लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। आइए समझते हैं। तो इस वाक्य में भी दो कार्य हुआ है, एक कार्य है डॉक्टर के आने का और एक कार्य है मरीज नहीं मरा था। मतलब दो क्लाजेज हो गया, और दो क्लाजेज हो गया तो दो क्लाजेज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कुछ चाहिए। कंजंक्शन आया है इसमें पहले यानी बिफोर। और क्लाज कहने का मतलब इस बात पर गौर कीजिएगा, क्लाज कहने का मतलब है कि क्लाज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, जो बात हम पहले बता चुके हैं। यानी यह एक क्लाज है तो इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा, और यह भी एक क्लाज है तो इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि दो क्लाजेज है मतलब दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट का होना अनिवार्य है। अब आइए पहचान करते हैं कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है, कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है। सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, यानी मरीज के मरने का कार्य नहीं हुआ था और डॉक्टर आया था। अर्थात इससे स्पष्ट है कि मरीज नहीं मरा था, यही कार्य पहले हुआ, यही फर्स्ट वर्क है। अर्थात इसको पास्ट के परफेक्ट में हमें बनाना होगा, और यह कार्य बाद में हुआ है तो इसको हमें पास्ट के इंडेफिनिट में बनाना होगा। और एक छोटी सी बात और भी जान लीजिए, इसी बात को आप एक और भी तरीके से जान लीजिए कि जब हम पहचान करते हैं तो पहचान करते समय कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है, कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है, तो हम नेगेटिव वर्ड को या कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड को छुपा देते हैं, यानी नेगेटिव वर्ड नॉट को हम छुपा देंगे। अब पहचान करेंगे तो हो जाएगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा था, तो पढ़ने से स्पष्ट है कि डॉक्टर के आने से पहले यह कार्य हुआ है मरीज के मरने का। और वो बात की बात है कि जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव कंस्ट्रक्शन के अनुसार हम इसको बनाएंगे। लेकिन फिर एक पहली वाली बात याद रखिए कि जब ट्रांसलेट करेंगे तो बाद वाले क्लास को ट्रांसलेट करके पहले लिखेंगे और पहले वाले क्लास को ट्रांसलेट करके बाद में लिखेंगे। लेकिन यह जरूर आप याद रखिएगा कि पहचान करते समय अगर नेगेटिव वर्ड आ जाए या कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो उसको हम हिडन कर देते हैं, उसको हम छुपा देते हैं और छुपा करके पहचान करते हैं, और उसके बाद पहचान कर लेने के बाद हम ट्रांसलेट करते समय उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको। और इसके साथ एक और भी बात मैं आपको बता दूं कि मैं मान लेता हूं कि इस प्रकार से समझना, दिमाग लगाना थोड़ा सा आपको कठिन लगे, तो आइए इसी बात को एक जबरदस्ती वाले तरीके से जान लीजिए। जबरदस्ती वाले तरीके से ऐसे याद रखिए हमेशा के लिए कि यदि कंजंक्शन के रूप में बिफोर आ जाए, जैसे यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस लिखे गए हैं और कंजंक्शन के रूप में बिफोर आया है, तो यदि कंजंक्शन के रूप में बिफोर आ जाए तो इतना तो आपको याद रखना ही होगा कि कंजंक्शन के बाद वाले क्लास को पहले लिखेंगे और पहले वाले क्लास को बाद में लिखेंगे। इतना तो आपको याद रखना ही है। तो बाद वाले क्लास को पहले बनाएंगे पास्ट के परफेक्ट टेंस में। यह हमेशा के लिए याद रखिए कि अगर कंजंक्शन के रूप में बिफोर आ जाता है तो बाद वाले क्लास को हम पहले बनाएंगे, लेकिन बाद वाले क्लास को पहले हमेशा पास्ट के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। इसके पश्चात कंजंक्शन के रूप में बिफोर लगा लेंगे और कंजंक्शन का प्रयोग करने के पश्चात पहले वाले क्लास को बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले वाले क्लास को बाद में हमें बनाना होगा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। यह बात आप हमेशा याद रखेंगे।
सेंटेंस चाहे इंटरोगेटिव हो, सेंटेंस चाहे असर्टिव हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इंटरोगेटिव होता है तो या असर्टिव होता है तो हमें यह रूल फॉलो करना है कि कंजंक्शन के रूप में बिफोर आया है तो बाद वाले क्लास को पहले पास्ट के परफेक्ट में बनाना होगा और पहले वाले क्लास को बाद में और पास्ट के इंडेफिनिट में बनाना होगा। लेकिन अगर कंजंक्शन के रूप में आफ्टर आ जाए, यदि कंजंक्शन के रूप में आफ्टर आ जाता है तो इतना तो याद रखिए कि बाद वाले क्लास को पहले बनाना है, लेकिन बाद वाले क्लास को पहले बनाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। बाद वाले क्लास को पहले बनाना होगा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, इसके बाद कंजंक्शन के रूप में आफ्टर का प्रयोग कर देंगे और कंजंक्शन का प्रयोग करने के पश्चात पहले वाले क्लास को बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले वाले क्लास को बाद में लिखना होगा पास्ट के परफेक्ट टेंस में। यह बात आप याद रखेंगे। और सेंटेंस चाहे असर्टिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कंजंक्शन के रूप में बिफोर आ जाए तो बाद वाले क्लास को पहले पास्ट परफेक्ट में और पहले वाले क्लास को बाद में पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, और अगर आफ्टर आ जाता है तो बाद वाले क्लास को पहले पास्ट इंडेफिनिट में और पहले वाले क्लास को बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और इसके साथ यह याद रखेंगे कि यह बात केवल इसी दो कंडीशन में अप्लाई होगी कि बाद वाले क्लास को पहले और पहले वाले क्लास को बाद में लिखना होगा। लेकिन आगे भी दो कंडीशन है और अगले दो कंडीशन में जो क्लास जहां होगा उसको वहीं पर बनाना होगा। और अगला कंडीशन है कि अगर दैट आ जाता है कंजंक्शन के रूप में तो जो क्लास जहां पर होगा उसको वहीं पर हमें बनाना होगा, और दैट आ जाएगा तो पहले वाले क्लास को पहले ही हमें बनाना होगा, लेकिन पहले वाले क्लास को पहले बनाना होगा पास्ट के परफेक्ट टेंस में, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। और इसके पश्चात कंजंक्शन दैट लगा लेंगे और दैट के बाद वाले क्लास को बाद में लिखना होगा, लेकिन बाद वाले क्लास को बाद में लिखना होगा पास्ट के परफेक्ट टेंस में। यह बात आप याद रखेंगे कि दैट के पहले वाला जो क्लास होगा उसको पहले बनाएंगे लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और दैट के बाद वाला जो क्लास होगा उसको बाद में बनाएंगे लेकिन पास्ट के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और यदि कंजंक्शन के रूप में व्हेन आ जाता है तो आप याद रखेंगे कि अगर सेंटेंस को व्हेन से स्टार्ट करते हैं तो व्हेन से जुड़े हुए क्लास को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। व्हेन से जुड़े हुए क्लास को पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बनाना होगा, और जो क्लास व्हेन से नहीं जुड़ा होगा मतलब जो क्लास प्रिंसिपल क्लास के रूप में होगा उसको पास्ट के परफेक्ट टेंस में बनाना होगा। इसके साथ एक और भी बात मैं आपको याद दिला दूं कि आपने पढ़ा है, आपको हमने बताया है कि यदि कोई वाक्य कंजंक्शन से आरंभ होता है तो अगले क्लास को कॉमा लगाकर जोड़ते हैं, लेकिन अगर कंजंक्शन दो क्लासेस के इन बिटवीन आ जाए, बीच में आ जाए, तो हमें कॉमा का प्रयोग नहीं करना होता है। मतलब आप चाहें तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लास होगा यानी जो व्हेन से नहीं जुड़ा होगा उसको पास्ट के परफेक्ट में बना करके और पहले प्रयोग कर देंगे, और इसके पश्चात कंजंक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग कर देंगे और व्हेन से जुड़े हुए क्लास को पास्ट के इंडेफिनिट में बनाना होगा। व्हेन से जुड़े हुए क्लास को पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यह चार कंस्ट्रक्शन मिल गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आया करता है। तो यह चार कंडीशन हमने बता दी आपको, आप इसको नोट कर लेंगे। अगर आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन ये
चार कंडीशन आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। तो यह आपको बता दिया गया, ये बिफोर और आफ्टर केवल यही दो कंडीशन है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि बिफोर और आफ्टर केवल यही दो कंडीशन है, जिन दो कंडीशन में आपको पहले वाले क्लास को बाद में, बाद वाले क्लास को पहले रखना होगा। लेकिन इस दो कंडीशन में, दैट और व्हेन के दो कंडीशन में, जो क्लास जहां पर होगा उसको वहीं पर आप बनाएंगे। लेकिन दैट अगर आता है कंजंक्शन के रूप में, तो दैट के पहले वाले क्लास को पहले लिखेंगे, परंतु पास्ट इंडेफिनिट में बनाकर लिखेंगे, और दैट के बाद वाले क्लास को बाद में लिखेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में बनाकर लिखेंगे। और अगर व्हेन आ जाता है तो व्हेन से जुड़े हुए क्लास को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो व्हेन से नहीं जुड़ा होगा अर्थात जो प्रिंसिपल क्लास होगा उसको हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यह भी याद रखिए कि आप चाहें तो इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लास होगा पास्ट परफेक्ट में बनाकर पहले प्रयोग कर लेंगे, कंजंक्शन बीच में आ जाएगा, और कंजंक्शन बीच में आ जाएगा तो कंजंक्शन के बाद कंजंक्शन से जुड़ा हुआ क्लास पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा, तो इसको पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इस प्रकार से यह चार कंडीशन आपको हमने बता दिया। अब आइए इस कंडीशन पर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने यह लिखा हुआ है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसमें पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो पहले कंडीशन के अनुसार नियम कहता है कि बिफोर आया है तो बाद वाले क्लास को पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बना लेते हैं, तो हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड। The patient had died। कंजंक्शन के रूप में बिफोर लगा लेंगे और पहले वाले क्लास को बाद में लिखेंगे। डॉक्टर के आने से, यानी डॉक्टर आया था, एक क्लास के रूप में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और एक क्लास में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना अनिवार्य होता है, तो हो जाएगा बिफोर द डॉक्टर केम। और सेंटेंस बिल्कुल सही है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आइए अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल है खाना खाने के पश्चात। खाना खाने के पश्चात रमन मुझे फोन किया। खाना खाने के पश्चात रमन मुझे फोन किया था। देखिए यहाँ पर पश्चात यानी आफ्टर का कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो बाद वाले क्लास को पहले, पहले वाले क्लास को बाद में लिखना होगा। बाद वाला क्लास है रमन मुझे फोन किया था, बाद वाले क्लास को पास्ट इंडेफिनिट में बनाकर पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा रमन। फोन मतलब होता है फोन करना, फोन्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट में आपने बना लिया, रमन फोन्ड मी। कंजंक्शन के रूप में लगा लेंगे आफ्टर, और कंजंक्शन के पश्चात आप पहले वाले क्लास को बाद में और पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। खाना खाने यानी रमन खाना खाया था, एक क्लास के रूप में इसको एक्सप्लेन करके और ट्रांसलेट करेंगे, तभी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो खाना खाने यानी रमन ही खाना खाया था, तो रमन के लिए अब प्रोनाउन का प्रयोग हम करेंगे। आपको पता होगा कि नाउन पहले आता है, उसके स्थान पर कोई प्रोनाउन आता है, तो रमन के लिए उचित प्रोनाउन ही है, he had। he had eaten food लिख लीजिए तब भी सही, या taken food लिख लीजिए तब भी सही, या had food लिख लीजिए तब भी सही। he had eaten या taken या had food सही है, तीनों ही सही है। यह याद रखेंगे आप कि यहाँ पर यह हैड जो लिखा गया है, हैव का थर्ड फॉर्म है, और हैव का प्रयोग खाना खाने के सेंस में भी किया जाता है। तो खाना खाने के सेंस में जब हैव लगाएंगे तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा।
यह हैड हेल्पिंग वर्ब है और यह हैड मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो चाहे ईटेन लिख लीजिए, चाहे टेकन लिख लीजिए, चाहे हैड लिख लीजिए, तीनों ही सही है। तो सेंटेंस हो गया रमन फोन्ड मी आफ्टर ही हैड ईटेन फूड या टेकन फूड या हैड फूड। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है, उसने मुझे बताया कि पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए पढ़ने से स्पष्ट है कि इसमें दैट आया है कंजंक्शन। उसने मुझे बताया कि पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दैट के पहले वाले दैट का कंडीशन है कि दैट के पहले वाले क्लास को पहले ही लिखेंगे, लेकिन पास्ट के इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो इसे पास्ट के इंडेफिनिट में बना लेते हैं। ही टोल्ड मी, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर लेंगे, he told me that। अब दैट के बाद वाले क्लास को बाद में ही बनाएंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर ली, that the police had arrested the criminals। और सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। He told me that the police had arrested the criminals। आइए अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल है, जब हम वहां पहुंचे तो प्रधानमंत्री सभा को संबोधित कर चुके थे। देखिए सेंटेंस को पढ़ने से ही स्पष्ट है कि वेन का कंडीशन अप्लाई हो रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित कर चुके थे। यहाँ पर वेन से जुड़ा हुआ क्लॉज है। हम वहां पहुंचे तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना लेते हैं, तो हो जाएगा वेन वी रीच्ड देयर। अब प्रिंसिपल क्लास को लिखने से पहले कॉमा लगा लेंगे, और प्रिंसिपल क्लास है प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित कर चुके थे, तो हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर हैड एड्रेस्ड द मीटिंग। और सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन आप चाहें तो इसको दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। दूसरा प्रकार हो जाएगा कि वेन से इस क्लास को उठाइए, बाद में प्रयोग कर लीजिए, और प्रिंसिपल क्लास को पहले कर लीजिए। अर्थात यह हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर हैड
addressed, the Prime Minister had addressed the meeting when we reached there. When we reached there. और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। तो इस प्रकार से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये चारों कंडीशन का एग्जांपल आपको पता हो गया। आइए दो चार एग्जांपल और भी हम लोग समझ लेते हैं। और अगला एग्जांपल है आजाद हिंद फौज का गठन करने से पहले। आजाद हिंद फौज का गठन करने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। तो देखिए सेंटेंस को पढ़ने से स्पष्ट है कि दो कार्य हुआ है। एक कार्य है आजाद हिंद फौज का गठन करने से पहले, एक क्लास हो गया, और दूसरा क्लास है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। पहले आया है कंजंक्शन के रूप में। तो याद कीजिए अभी मैंने आपको बताया है कि बिफोर आता है कंजंक्शन के रूप में, तो बाद वाले क्लास को पहले लिखेंगे, लेकिन पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाकर लिखेंगे, और पहले वाले क्लास को बाद में लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में बना करके न लिखकर हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो बिफोर आया है, बाद वाले क्लास को पहले पास्ट परफेक्ट में बना करके लिखिए, तो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस had passed IAS examination before। अब पहला वाला क्लास है आजाद हिंद फौज का गठन करने, यानी इसको एक क्लास के रूप में एक्सप्लेन करेंगे तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट की जरूरत होगी, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए मान लेते हैं ही, यानी वह आजाद हिंद फौज का गठन किए थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए ही का प्रयोग कर लेंगे। बिफोर ही ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज मतलब होता है गठन करना, बिफोर ही ऑर्गेनाइज्ड आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। और बिल्कुल यह सेंटेंस सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस had passed IAS examination before he organized आजाद हिंद फौज। आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगला एग्जांपल है सती प्रथा आरंभ होने से पहले। सती प्रथा आरंभ होने से पहले स्त्रियां वेदों का पाठ किया करती थी।
वेदों का पाठ किया करती थी। सेंटेंस है, सती प्रथा आरंभ होने से पहले स्त्रियां वेदों का पाठ किया करती थी। पढ़ने से स्पष्ट है कि दो क्लास है, एक क्लास हो गया सती प्रथा आरंभ होना और दूसरा क्लास है स्त्रियां वेदों का पाठ किया करती थी। कंजंक्शन के रूप में आया है पहले, यानी बिफोर आया है। तो बिफोर के लिए याद कीजिए, आपको अभी मैंने बताया है कि बाद वाले क्लास को पहले लिखना होगा, लेकिन बाद वाले क्लास को पहले पास्ट के परफेक्ट में बनाकर लिखना होगा। यानी स्त्रियां वेदों का पाठ किया करती थी, पास्ट परफेक्ट में बना करके पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा। आप याद कीजिए, आपको बताया गया है, मैंने आपको बताया है कि जब भूतकाल में आदत का भाव व्यक्त होता है तो ऐसे स्थिति में हम यूज्ड टू अथवा वुड का प्रयोग करते हैं। तो इसको पढ़ने से स्पष्ट है कि स्त्रियां वेदों का पाठ किया करती थी, यानी पाठ करने की आदत थी। यहाँ पर आदत का बोध हो रहा है, तो आदत का बोध हो रहा है तो यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वीमेन यूज्ड टू, हैड नहीं लगाएंगे यहाँ पर, यूज्ड टू चैंट द वेदास बिफोर। अब पहले वाले क्लास को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सती प्रथा आरंभ हुआ था, सती प्रथा आरंभ हुआ था, इसके लिए लिख लेंगे बिफोर सती सिस्टम, बिफोर सती सिस्टम स्टार्टेड। और सेंटेंस ये बिल्कुल सही है। विमेन यूज्ड टू चैंट द वेदास बिफोर सती सिस्टम स्टार्टेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने आपको बता दिया ये 4 कंडीशन, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में ही एक और भी कंडीशन है, और इस कंडीशन से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वह कंडीशन, वह नियम क्या है, तो आइए हम इसको भी समझते हैं। और यह नियम है हार्डली और स्केर्सली। मैं आपको यह याद दिलाते चलूं कि हार्डली और स्केर्सली का नियम आपने पढ़ा होगा कि जब हार्डली या स्केर्सली का प्रयोग हम करते हैं तो हार्डली या स्केर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग हमें करना होता है। लेकिन हार्डली या स्केर्सली से सेंटेंस में क्वेश्चन आता कैसे है, एग्जाम में कैसे सेंटेंस आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए हम इसको बता देते हैं। और हार्डली स्केर्सली से एक न एक क्वेश्चन अक्सर आ जाया करता है। इसके लिए आप हेडिंग लगा लीजिएगा, यूज ऑफ हार्डली या स्केर्सली डॉट 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 का मतलब यहाँ एक क्लास होगा व्हेन या बिफोर, और व्हेन या बिफोर के बाद डॉट डॉट का मतलब एक क्लास होगा यहाँ। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि यूज ऑफ हार्डली या स्केर्सली डॉट डॉट व्हेन या बिफोर। सबसे पहले तो आप यह याद रखिए कि हार्डली हो तो या स्केर्सली हो तो दोनों का प्रयोग एक ही कंडीशन में करना होता है। और हार्डली या स्केर्सली का प्रयोग हम जब भी करते हैं तो इसके साथ हमेशा या तो व्हेन या तो बिफोर का प्रयोग करना होता है। अक्सर आपके एग्जाम में व्हेन से क्वेश्चन दिया करता है, हार्डली व्हेन या स्केर्सली व्हेन से एग्जांपल आया करता है। और ये डॉट डॉट का मतलब आप समझेंगे कि यहाँ पर एक क्लास होगा। लेकिन एक और भी बात आप याद रखेंगे कि
हार्डली या स्केर्सली से जो क्लॉज जुड़ा रहेगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, और व्हेन या बिफोर से जो क्लॉज जुड़ा रहेगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। यह बात भी आप याद रखेंगे। लेकिन एक प्रश्न हमारे दिमाग में यहाँ आता है कि हार्डली व्हेन या स्केर्सली व्हेन या बिफोर के नियम का प्रयोग हम कब करते हैं? तो इसका प्रयोग आप लिख लीजिए। नियम इसका होता है कि जब भूतकाल में एक कार्य पूरा होने के तुरंत पश्चात दूसरा कार्य आरंभ हो जाए। क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बता रहे हैं, इसलिए हम आपको यह बता रहे हैं पास्ट टेंस में जब भूतकाल में एक कार्य समाप्त होने के तुरंत पश्चात दूसरा कार्य आरंभ हो जाए, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए हार्डली व्हेन या स्केर्सली व्हेन या बिफोर के नियम का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए कि जब भूतकाल में एक कार्य समाप्त होने के तुरंत पश्चात दूसरा कार्य आरंभ हो जाए, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए हार्डली व्हेन या स्केर्सली व्हेन या बिफोर के नियम का प्रयोग करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, न्यायाधीश ने न्यायालय में कदम रखा ही था कि बम फट गया। न्यायाधीश ने न्यायालय में कदम रखा ही था कि, यानी जैसे ही न्यायाधीश ने न्यायालय में कदम रखा वैसे ही बम फट गया। यानी एक कार्य पूरा होने के तुरंत पश्चात दूसरा कार्य हो गया। अर्थात स्पष्ट है कि यहाँ पर हार्डली व्हेन या स्केर्सली व्हेन का नियम अप्लाई हो रहा है। और अब आगे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एग्जाम में दूसरे प्रकार से क्वेश्चन ज्यादा आता है, पहले प्रकार से कम आता है, लेकिन आता दोनों प्रकार से ही है। इसलिए कि पहले प्रकार से कम इसलिए आता है कि लगभग हर एक कॉम्पिटिटर को इतना याद रहता है कि हार्डली के साथ व्हेन या स्केर्सली के साथ व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरा प्रकार थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है और दूसरे प्रकार से क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो आइए पहले प्रकार को हम समझते हैं। पहला प्रकार है, न्यायाधीश ने न्यायालय में कदम रखा ही था। द जज हैड, हार्डली का प्रयोग कीजिए तब भी सही, या स्केर्सली का प्रयोग कीजिए तब भी सही। हैड हार्डली या स्केर्सली कदम रखने के लिए स्टेप इनटू का प्रयोग किया जाता है। स्टेप्ड इनटू द कोर्ट, देन the bomb exploded. The bomb exploded. और एक ऑप्शन दिया रहता है नो एरर। यह ऑप्शन नंबर डी दिया रहता है, यह ऑप्शन नंबर सी दिया रहता है, यह ऑप्शन नंबर बी दिया रहता है, यह ऑप्शन नंबर ए दिया रहता है। अब आपको पढ़ करके बताना होगा कि अगर ए में एरर है तो ए सही है, अगर बी में एरर है तो बी सही है, अगर सी में एरर है तो सी सही है, और कोई एरर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी बताना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि द जज हैड हार्डली या स्केर्सली स्टेप्ड इनटू द कोर्ट
यहाँ पर देन का प्रयोग किया गया है, गलत है। यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वेन का प्रयोग होना चाहिए और वेन नहीं है, इसलिए यहाँ पर एरर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा, यानी देन की जगह पर वेन का प्रयोग कर देते हैं तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं रह पाएगा। अर्थात यह समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से कि वेन का प्रयोग करेंगे सेंटेंस सही हो जाएगा। और कितनी जानकारी, इतना लगभग हर कॉम्पिटिटर याद रखता है कि हार्डली स्केर्सली है तो इसके साथ वेन का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके साथ देन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी सेंटेंस को दूसरे प्रकार से भी बनाया जा सकता है और दूसरे प्रकार से एक क्वेश्चन जाके आता है। दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, इसको दूसरे प्रकार से बनाएंगे तो हो जाएगा हार्डली, चाहे हार्डली रहे चाहे स्केर्सली रहे बात सेम है। हार्डली द जज हैड stepped into the court when the bomb exploded. The bomb exploded. यह ऑप्शन नंबर डी, यह ऑप्शन नंबर सी, यह ऑप्शन नंबर बी और यह ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सेंटेंस है हार्डली द जज हैड स्टेप्ड इनटू द कोर्ट व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। देखिए हार्डली का प्रयोग किया गया है तो हार्डली के साथ वेन आया है, मतलब बी में तो कोई एरर ही नहीं है और वेन से जुड़ा हुआ था पास्ट इंडेफिनिट में है, इसमें भी कहीं कोई एरर नहीं है। इसमें एरर है ऑप्शन नंबर ए में। और एरर क्या है, एरर यह है कि यदि सेंटेंस हार्डली या स्केर्सली से आरंभ होता है तो याद रखेंगे कि इसके तुरंत पश्चात आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात आना चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन यह सीक्वेंस नहीं है इसलिए इसमें एरर हो गया। सेंटेंस होना चाहिए था हार्डली हैड द जज स्टेप्ड इनटू द कोर्ट व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, यानी सब्जेक्ट जाना चाहिए यहाँ पर और हेड आना चाहिए सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सेंटेंस सही होगा। और इसी को रूल ऑफ इन्वर्जन के नाम से हम जानते हैं, इसे हम रूल ऑफ इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे, रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना समझिए कि रूल ऑफ इन्वर्जन का नियम कहता है कि कुछ शब्द जैसे हार्डली हुआ, स्केर्सली हुआ, जैसे ओनली हुआ, नेवर हुआ, नॉट प्लस नाउन हुआ, कुछ ऐसे शब्द है अगर इनसे कोई वाक्य आरंभ होता है तो इनके तुरंत पश्चात, जैसे नो सूनर हुआ, इनसे जब कोई वाक्य आरंभ होता है तो इनके तुरंत पश्चात हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाना ही रूल ऑफ इन्वर्जन कहलाता है। और रूल ऑफ इन्वर्जन से अक्सर एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से अब यह सेंटेंस सही हो जाएगा, हार्डली हैड द जज कर देंगे तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं रह जाएगा। तो आप याद रखेंगे इस बात को कि इस सेंटेंस को 2 प्रकार से बनाया जा सकता है और दूसरे प्रकार से ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है। आता दोनों प्रकार से है, पहले प्रकार से कम आता है, दूसरे प्रकार से ज्यादा आता है, दूसरा प्रकार ही थोड़ा कठिन होता है। तो इस प्रकार से आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम एक और भी एग्जाम्पल को लेते हैं, एक और भी एग्जाम्पल को समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हम वहां पहुंचे ही थे कि
पहुंचे ही थे कि डाकुओं ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। देखिए सेंटेंस पढ़ने से स्पष्ट है, हम वहां पहुंचे ही थे कि, यानी जैसे ही हम पहुंचे थे वैसे ही हमें डाकुओं ने चारों तरफ से घेर लिया। यानी एक कार्य जैसे समाप्त हुआ दूसरा कार्य हो गया। तो स्पष्ट है कि हार्डली वेन या स्कैर्सली वेन का नियम हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो इसको पहले प्रकार से अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाएगा वी हैड हार्डली या स्कैर्सली reached there when the dacoits surrounded us। और बिल्कुल सही है, इसको दूसरे प्रकार से बनाएंगे तो हो जाएगा हार्डली या scarcely had we reached there when the dacoits surrounded us। और दोनों ही प्रकार से सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।